देखिए, आज हम देखेंगे इंडियन आर्ट एंड कल्चर को। ठीक है, ये फ़िलहाल हम यूपीएससी और पीसीएस के लिए देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ये देखिए, अब पार्ट 1 होगा। इसके बाद हम काफ़ी पार्ट बनाएंगे इसके, क्योंकि यूपीएससी के लिए तो ये थोड़ा नहीं कि बहुत बहुत कम पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखें, सबसे पहले तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, यानी इसका परिचय है क्या, मतलब ये है क्या कला। ठीक है, मतलब जो मानव के अंदर कलाएं होती है, ये होती क्या है। देखो, कला मानवीय भावनाओं की सहज अभिव्यक्ति है। ठीक है, जितनी मानव के अंदर भावनाएं होती है उसकी एक अभिव्यक्ति, मतलब उसे एक्सप्रेस करने की एक शक्ति होती है कला। ठीक है, कला का उद्गम मानव की सौंदर्य भावना का परिचायक है। ठीक है, कला का अर्थ है आनंद प्रदान करना। ठीक है, सही सी बात है। या तो आदमी को खुद ही आनंद प्रदान होता है, और या फिर अपने जरिए दूसरों को आनंद प्रदान करता है। ठीक है, अभिनव गुप्त ने कला को कला गति वादाधिका कहा है। ठीक है, ये याद रखना कि अभिनव गुप्त हैं, ये इंडियन आर्ट एंड कल्चर के बहुत बड़े ज्ञाता हैं। कला गति और वादाधिका कहा है इस कला को, जिससे स्पष्ट होता है कि कला शब्द का प्रयोग ललित कला हेतु किया जाता है। ठीक है, कला मुख्यतः दो प्रकार की होती है। देखो, दो प्रकार की होती है हमारे पास कला। कौन कौन सी, एक तो उपयोगी कला, दूसरी है ललित कला। ठीक है, पहली उपयोगी कला, दूसरी है ललित कला। ठीक है, जो हमारी आवश्यकताओं को, मतलब जो दिन भर की आवश्यकता होती है हमारी दैनिक यानी रोज की, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उपयोगी कला। देखो ये दिया गया है, जो हमारी दैनंदिन आवश्यकताओं को पूर्ति करती है उसे क्या कहते हैं, उपयोगी कला। ठीक है, यानी दैनिक। वह कला जिसमें केवल सौंदर्य की अनुभूति होती है, यानी जिसमें केवल सौंदर्य झलकता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, ललित कला, ये फाइन आर्ट बोलते हैं उसे। ठीक है, ललित कला फ्रेंच भाषा के शब्द ब्यू ऑक्स आर्ट्स का अनुवाद है। ठीक है, ये याद रखना कि जो फ्रेंच शब्द है ब्यू ऑक्स आर्ट्स का अनुवाद है ललित कला। ठीक है, जिसका अर्थ उन कलाओं से है जिनका संबंध केवल सौंदर्य से हो। ठीक है, मतलब बी ऑक्स आर्ट्स का मतलब क्या होता है, इस मतलब ऐसा एक अध्ययन जिसमें केवल हम सौंदर्य के बारे में पढ़ते हैं उसे क्या कहते हैं, बी ऑक्स आर्ट्स बोलते हैं। ठीक है, इसमें कई सारे कलाविद हुए, मतलब जो कला के ज्ञाता होते हैं। इसमें हम देखो क्या पढ़ते हैं, इसमें हम पढ़ते हैं कि जो कलाविदों ने ललित कलाओं का विभाजन कुछ विशिष्ट कलाओं के आधार पर किया है। ठीक है, पहला है वास्तुकला अथवा स्थापत्य कला। ये वास्तुकला होती क्या है, मतलब जितने भी हम भवन देखते हैं, यानी जितनी हमारी धरोहर है। ठीक है, मंदिर है, स्तूप है, गुफा है, मस्जिद है, मकबरा है और चर्च है आदि है, मतलब इन्हें क्या बोलते हैं, वास्तुकला यानी स्थापत्य कला। ठीक है, और भारतीय वास्तुकला को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, मतलब हम पढ़ेंगे कैसे इसे, जो वास्तुकला है इसे हम पढ़ेंगे कैसे। ठीक है, देखो ये दिया गया है कि जो भारत की स्थापत्य कला है हम पढ़ेंगे कैसे। सबसे पहले हम कब से स्टार्ट करेंगे इसे, भाई पता होना चाहिए कहाँ से स्टार्ट करें। एक तो प्राचीन भारत पहले नंबर पे, दूसरा है हड़प्पा काल, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल और गुप्तकालीन कला, दक्षिण भारत की कला। ठीक है, मध्यकालीन भारत, दिल्ली सल्तनत, मुगल काल, प्रांतीय शैली, आधुनिक भारत, इंडो ग्रोथिक शैली, नव रोमन शैली। ठीक है, मतलब ये एक समय, ऐसा समय था भारत में जब ये, उस टाइम पे भी कुछ ना कुछ तो भाई धरोहर बनी होगी हमारे देश में, है ना, कुछ ना कुछ मंदिर का निर्माण हुआ होगा। जैसे हम पढ़ते हैं ना, तमिलनाडु में बहुत सारे मंदिर है, ये कब के बने हुए हैं, यानी इनका विभाजन हुआ कैसे। ठीक है, मतलब ये कब बने थे, इनके बारे में सब पढ़ेंगे। हड़प्पा काल में कैसे सब बहुत कुछ बना होगा, मौर्य काल में भी बना होगा, तो इनमें हमने कालखंडों में बांट दिया से, तो इसके बारे में पढ़ने में हमें आसानी हो जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमारे पास होती है एक तो मूर्ति कला। ठीक है, जो देखो मंदिर में जितनी मूर्ति रखी है तो वो भी तो एक कला है ना, किसी ना किसी के द्वारा बनाई गई है। ठीक है, वो भी तो एक कला है, उसे क्या बोलते हैं, मूर्ति कला। ठीक है, उसमें हमारे पास क्या होता है, मूर्ति कला में हमारे पास होता है एक तो रूप, रंग और आकार। एक तो मूर्ति का रूप होना चाहिए, किस रूप में हम डाल रहे हैं उसे, रंग होना चाहिए, रंग मतलब रंग का क्या महत्व रहेगा उसमें, और उसका एक आकार होता है। इसलिए उसे क्या बोलते हैं, मूर्ति कला को त्रिविमीय यानी 3 डायमेंशनल। ठीक है, यह वास्तु की सहयोगी कला है। ठीक है,
वास्तु की क्या है, सहयोगी कला। सही, जैसे सही बात है, जितनी मतलब हम भवन है, मंदिर है, एक मंदिर क्या होगी, एक वास्तुकला, ठीक है। और इस मंदिर में क्या हुआ है, एक मूर्ति है किसी भगवान की, किसी देवता की, ठीक है, वो क्या है, उसकी एक सहायक होगी ना, इसलिए, ठीक है। पत्थर, धातु, मिट्टी, काष्ठ आदि इसके माध्यम के रूप में प्रयुक्त होते हैं। भाई बनेगी ना किसी न किसी चीज़ से वो, ठीक है, यानी क्या है, एक माध्यम है। पत्थर है, धातु है, मिट्टी है, काष्ठ है, ठीक है, काष्ठ का मतलब लकड़ी, ठीक है। और देखो जो हम चित्रकला पढ़ते हैं, चित्रकला होती क्या है, इस कला में रूप, रंग, आकार और लंबाई, ठीक है, रूप, रंग और आकार और लंबाई और चौड़ाई। जाहिर सी बात है, जिस तरह हम दीवार पे कोई चित्र बना रहे हैं, तो उसका कोई ना कोई तो एक विमा होगी ना, कि हम कहाँ से कहाँ तक बनाएंगे, ठीक है, यानी उसकी लंबाई होगी, चौड़ाई होगी। यह मनोभाव को स्पष्ट करने में समर्थ होती है। सही बात है, अगर कोई व्यक्ति दुखी है तो ये क्या है, पेंटिंग कैसे बनाएगा वो, यानी चित्र कैसा बनाएगा, एक दुखी, यानी जिससे स्पष्ट होगा कि हाँ ये मानव दुखी था जिसने ये चित्र बनाया है, ठीक है, यानी अपने भाव को उससे दिखाना चाह रहा है, ठीक है। चित्रकला में निम्नलिखित तत्व अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, जिन्हें चित्रकला की षडांग के रूप में जाना जाता है। ये याद रखना कि चित्रकला में कितने अंग होते हैं, केवल 6 होते हैं, ठीक है, जिन्हें क्या कहा जाता है, षडांग, ठीक है। ये दिए गए हैं 6 के 6, इन्हें याद रखना कौन कौन से। पहला है रूप भेद, ठीक है, जो चित्रकला के जितने भी रूप होते हैं उनमें ना कुछ तो भेद होगा, ये थोड़ा ही ना कि सब सेम ही बनाएंगे, ठीक है। प्रमाण, उसका कुछ ना कुछ प्रमाण होगा जो हमें दिखाएगा कि हाँ भाई ये एक इसमें होता है भाव, उसका कुछ ना कुछ तो भाव होगा। जैसे मैंने पीछे बोला था अभी कि भाई अगर कोई व्यक्ति दुखी है तो दुखी वाली पेंटिंग बना रहा होगा, ठीक है, उससे दिख रहा है कि वो मानव क्या है, दुखी है। ऐसे उसका लावण्य, ठीक है, लावण्य क्या होता है, सौंदर्य, ठीक है, सादृश्य, ठीक है, यानी किसी दृश्य को देख के उसने पेंटिंग बनाई हो, ठीक है। वर्ण्य का भंग, यानी उसमें जो रंगों का महत्व है, जो उसमें रंग भरे गए हैं उनका क्या महत्व है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, वर्ण्य का भंग। फिर चित्रकला के रूप दृष्टिगोचर होते हैं, ठीक है। सही बात है भाई, कौन कौन कहाँ कहाँ जिन्हें चित्रकला को देखते हैं, ठीक है, जैसे भित्ति चित्र होते हैं, ठीक है, चित्रपट होते हैं, चित्रफलक होते हैं, लघु चित्रकारी होती है, ठीक है। इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ेंगे आगे चल के, ठीक है। देखो फिर हमारी बात क्या आता है, संगीत कला, ये भी एक कला है। इसमें महत्वपूर्ण क्या होता है, आदमी का गला और उसका स्वर, ठीक है। अगर उसमें मधुर ध्वनि निकल रही है तो एक संगीतकार बन सकता है व्यक्ति कोई, ठीक है। जैसे इस कला का आधार स्वर है, कहा ना मैंने कि आधार क्या है इसका, एक स्वर है, जिस स्वर का मूल नाद या ध्वनि, ध्वनि को क्या बोलते हैं, नाद। स्वरों की स्वच्छंद गति को छंद में बांधकर इसके उतार चढ़ाव से लय उत्पन्न किया जाता है। सही बात है, ठीक है। उसी संगीत को सर्वोत्तम माना गया है जिसको सुनने के बाद मंत्रमुग्ध स्रोत आंतरिक संगीत में वह आत्मिक शांति की प्राप्ति करता है। मतलब जो सुनने वाला है संगीत को, अगर उससे कोई शांति महसूस हो रही है संगीत को सुन के, वही क्या है, उसके संगीत उसके लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है, यानी बहुत अच्छा है उसके लिए वो संगीत, तभी तो कहेगा कि ये संगीत बहुत अच्छा था मेरे लिए, ठीक है। अब संगीत रत्नाकर ग्रंथ है, एक ग्रंथ है संगीत रत्नाकर, ठीक है। संगीत रत्नाकर एक ग्रंथ है, इसमें उल्लेख किया गया है कि संगीत होता क्या है। जैसे गीत, वाद, नृत्य, इन तीनों कलाओं का समूह ही संगीत है, ठीक है। पूछता है कि संगीत रत्नाकर के माध्यम से संगीत की परिभाषा होती क्या है, ठीक है। इसमें देखो क्या होता है, एक तो गीत, बस संगीत में गीत चाहिए, वाद्य चाहिए जिससे सुर निकलते, यंत्र चाहिए उसके, है ना, और नृत्य डांस भी चाहिए। इन दोनों कलाओं का समूह ही क्या है, संगीत, ठीक है। फिर आती है काव्य कला, ये भी एक कला है, ठीक है। जैसे यानी कि जो हम पोइट्री पढ़ते हैं ना, वो भी तो एक कला है ना, ठीक है। जैसे इनमें क्या महत्वपूर्ण होता है, एक तो शब्द, दूसरा अर्थ, उसका शब्द का अर्थ, ठीक है, आधारित होती है, जिसमें स्वर व व्यंजन दोनों ही प्रयुक्त होते हैं। काव्य के 5 प्रमुख सिद्धांत होते हैं, जैसे हम पढ़ते थे ना 10वीं में 12वीं में पढ़ते थे, हाई स्कूल इंटरमीडिएट में पढ़ते थे हम, कि हिंदी पढ़ते थे जब, जैसे हम तो हम जैसे कविता पढ़ते थे, उसमें मतलब अपने टीचर से क्या पूछते थे, उसका अर्थ पूछते थे उन शब्दों का। इसलिए उनमें महत्वपूर्ण क्या होता है, काव्य कला में शब्द और अर्थ, ठीक है। इसके 5 सिद्धांत होते हैं। पहला गुण, उसका एक तो गुण होगा, रीति होगी, अलंकार होगा यानी किससे अलंकृत हो, ठीक है, वक्रोक्ति होगी,
एक औचित्य होगा इसका, कुछ ना कुछ तो औचित्य होता है ना हर चीज़ का, ठीक है। इसलिए इसका कविता भी कुछ ना कुछ औचित्य यानी किसकी तरह इशारा कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो आगे चल के हमें, ये तो हमारा परिचय खत्म हो गया इसका। आगे चल के हम इसमें जो अध्याय है ये अध्याय के बारे में पढ़ेंगे। मतलब बहुत सारे अध्याय इसमें इंडियन आर्ट एंड कल्चर में, देखो कौन कौन से। हम बहुत सारे अध्याय देखे, जैसे प्रथम अध्याय दे रखा है इसमें। इस अध्याय में सिंधु घाटी सभ्यता, मौर्य काल, वास्तुकला, मूर्तिकला, मनको, मोहरों और मर्दांड अर्धांडों का अध्ययन किया जाएगा, ठीक है। बोला ना मैंने कि जो हमने वास्तुकला को कालखंडों में बांटा है, ये कैसे बांटा है, ठीक है। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे प्रथम अध्याय से। ऐसे द्वितीय अध्याय, इस अध्याय में मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, यानी बहुत सारे अध्याय ऐसे ही पढ़ते हुए हम कहाँ तक पहुँचेंगे, ये पहुँचेंगे हम, देखो ये सबसे लास्ट का अध्याय होगा हमारा 11वां अध्याय, ठीक है। इस 11वें अध्याय में क्या पढ़ेगा हम, इस अध्याय में भारत के सांस्कृतिक इतिहास का अध्ययन किया जाएगा, ठीक है। और 10वें में इस अध्याय में भारतीय भाषा एवं साहित्य का अध्ययन किया जाएगा, ठीक है। बहुत सारे अध्याय हैं, 11 अध्याय है, ये एक दिन में तो ख़त्म नहीं होगी, ठीक है। इसलिए आज का पार्ट 1 ख़त्म हो गया और बहुत सारे पार्ट बनेंगे जिसमें हम जल्द से जल्द ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ये फ़िलहाल हम पढ़ रहे हैं लक्ष्मीकांत की बुक से, ठीक है। थैंक यू।